प्लीज इंश्योर करें कि कोई शोर ना हो, धक्का ना लगे प्लीज, मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बड़े दुखी दिल के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो कल जो मैंने रात को कुछ फितना खान के स्टेटमेंट सुने, जिससे पूरी कौम जो है उसको अफसोस भी है, पूरी कौम ने उस चीज़ का बहुत नोटिस भी लिया है। एक लहर है गुस्से की लोगों, और बिल्कुल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूंगी कि एक बोर्ड बनाए दिमागी अमराज और नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का, स्पेशलिस्ट का, जो इमरान खान का दिमागी मुआयना करें, नफ्सियाती मुआयना करें, क्योंकि उनकी जो उनका दिमागी मर्ज जो है, जो अब पागलपन की आखिरी स्टेज पर है, ऐसे शख्स का पाकिस्तान के अंदर खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं है, जिसका वो बार बार मुजाहरा कर चुके हैं। मैंने इक़्तिदार की खातिर किसी भी शख्स को कभी इतना डेस्परेट होते नहीं देखा जितनी डेस्परेशन का शिकार ये शख्स है। और वो उस इक़्तिदार के चले जाने पर इतना होशो हवास खो बैठा है, जो इक़्तिदार उसका कभी था ही नहीं। उस कुर्सी के चले जाने पर वो इतना दिल गिरफ्ता है, उसके दिलो दिमाग पर इतनी गहरी चोट लगी है, जो कुर्सी उसकी कभी थी नहीं, जो मैंडेट उसका कभी था ही नहीं। वो मैंडेट उसने जो अवाम से छीना था, वो ही मैंडेट, और उसने गैर आईनी और गैर कानूनी और गैर सियासी तरीके से वो मैंडेट अवाम से छीना था। तो आज वही मैंडेट अवाम ने आईनी तरीके से उससे वापस छीन लिया। तो जिस मैंडेट का वो सोग मना रहे हैं, जिस कुर्सी के सोग में वो हलकान हुए जा रहे हैं, जिस इक़्तिदार के खो जाने पर वो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, वो इक़्तिदार, वो कुर्सी, वो मैंडेट उनका कभी था ही नहीं। वो छीना हुआ मैंडेट था, वो जाली मैंडेट था। और ये पहला शख्स है जो इक़्तिदार के पहले 30 दिनों में बुरी तरह नाकाम हुआ, और इक़्तिदार से निकल जाने के बाद, ऑपोजिशन में आने के बाद भी ये पहला शख्स है जो बुरी तरह 30 दिन में बेनकाब हुआ और नाकाम हुआ। और उस नाकामी का जो बदला है, आज वो रियासत पाकिस्तान से लेने पर तुला बैठा है। उस नाकामी का मलबा वो आज हमारे मुल्क, मेरे मुल्क, आपके मुल्क पाकिस्तान पर डालने को तैयार है। सबसे पहले उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़े में, खुदा न खास्ता 3 टुकड़ों में बट जाएगा। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि कभी आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर के 3 हिस्से होने चाहिए? कभी आप ये कहते हैं, आपके मुंह में खाक, कि आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के, अल्लाह ना करे, मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे? तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है, या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है, इसराइल, ये उसका एजेंडा है? आज मैं ये कहने पे मजबूर हो गई, मैं साजिशी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करती, लेकिन पहले कश्मीर के 3 टुकड़ों का एक शोशा छोड़ा, और आज कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान को कितनी कुर्बानियां देकर लोगों ने आजाद कराया था? आज आपने उन सब कुर्बानियों की तौहीन की है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का कभी कोई जरा सा भी नुकसान हो, इंशाअल्लाह नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बात करने वाले को, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के, जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे, बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, बड़ी गहरी बात है ये कि पाकिस्तान में सियासतदानों ने क्या कुछ नहीं सहा,
کیا کیا قربانیاں انہوں نے نہیں دی. سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی مثال آپ لے لیں. 3 دفعہ نواز شریف صاحب اقتدار سے نکالے گئے. ایک دفعہ تو ابھی جو لاسٹ ٹائم ہے وہ پوری دنیا کو یاد ہے, ایک ایکسپائرڈ اقامے پر نکالے گئے اقتدار سے. انہوں نے 2 دفعہ جلا وطنی برداشت کی. ایک جلا وطنی جو سعودی عرب میں تھی جب مشرف تھا, اور دوسری جلا وطنی جو اب ہیں وہ ان کو اپنے وطن سے دور ہے وہ ابھی بھی. عمر قید کی سزائیں سنی. جو اٹک قلعہ ہے اس کے زندانوں میں ان کو پھینکا گیا. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر اس کے ہاتھوں کو جہاز کی سیٹ سے باندھا گیا. اس کی بیوی کی وفات ہو گئی, جیل میں وہ تھا. اس کی بیٹی کو اس کی نظروں کے سامنے گرفتار کر لیا. اس کی بیٹی کو ڈیتھ سیل میں پھینکا. اس کی ماں کی وفات ہو گئی, ابھی وہ دیار غیر میں تھا. لیکن ہر چیز کے اوپر نواز شریف کی ہر ظلم کو سہ کر ایک ہی آواز آئی, اور وہ آواز تھی پاکستان زندہ باد. پیپلز پارٹی پہ آپ آ جائیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے. بے نظیر بھٹو اپنی جان سے گئیں, ان کی شہادت ہوئی. لیکن کیا آواز آئی؟ پاکستان کھپے. ANP کے ساتھ کیا زیادتیاں نہیں ہوئی. انہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے دیے, لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ملک کے خدا نخواستہ ٹکڑے ہو جائیں گے. سب کی ایک ہی آواز آئی, پاکستان زندہ باد اور پاکستان کھپے. آپ کی منطق کیا ہے کہ میرا اقتدار ہو تو پاکستان زندہ باد, میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. میرا اقتدار ہو تو پاکستان کھپے, میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان نہ کھپے. یہ ہے آپ کی سیاست. توف ہے آپ پر. آپ کی ہمت کیسے ہوئی پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ اور پاکستان جو ہے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے, سیاستدانوں نے. جلا وطنیاں برداشت کی ہیں, پھانسیاں برداشت کی ہیں, عمر قید برداشت کی ہے, اپنے پیاروں کی موت برداشت کی ہے. ان کی کھالیں ادھیڑی گئیں, ان کو زندانوں میں پھینکا گیا, ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئیں, ان کے سامنے ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا. لیکن کیا آواز آئی؟ پاکستان زندہ باد. کیونکہ وہ جدوجہد جو تھی وہ پاکستان کے لیے تھی, اپنی ذات کے لیے, اپنی کرسی کے لیے نہیں تھی. اور ابھی تو عمران خان صاحب کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے. وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا اپنا سامان اٹھا کر بنی گالا پہنچ گئے. ان کو تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اور ابھی جس کو اپنے آپ کو جو انقلابی لیڈر, جہادی لیڈر کہہ رہا تھا, وہ اب ضمانتی لیڈر ہے. ابھی مجھے کورٹ میں اطلاع ملی ہے کہ ان کو راہداری ضمانت مل گئی ہے. جو شخص اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ڈر سے وہ کب سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, ایسے انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ مجھے راہداری کی ضمانت ملے گی کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کرے گا تو تب میں آؤں گا, ورنہ میں پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوں. پشاور کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عوام کا خون چوس رہا ہوں. عوام کے وسائل پر, خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل پر جوک بن کے بیٹھا ہے. یہ ہوتے ہیں لیڈر. لیڈر عوام کو جوڑتے ہیں, توڑتے نہیں ہیں. لیڈر ملک کو جوڑتے ہیں, توڑنے کی باتیں نہیں کرتے. اور پھر آپ نے کہا کہ جو پاکستان کا ایٹامک پروگرام ہے, ایٹمی پروگرام ہے, اس کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی بات کی, اس کے رول بیک کی بات کی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات انہوں نے آج پہلی مرتبہ نہیں کی. یہ انہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے 21 جون 2021 میں کو پرائم منسٹر ہاؤس میں HBO کے جو نمائندہ تھا جوناتھن, اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایٹامک پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. اور آج جب آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ نے ڈی نیوکلرائزیشن کی باتیں شروع کر دی. بھئی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کا کیا حق ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی بات کرے؟ اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس ایٹامک پروگرام کے اندر؟ جب وہ ایٹامک پروگرام کا
पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने देखा था। जब उन्होंने वो इरादा किया तो इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था, और उसके बाद जब नवाज शरीफ ने 98 में वो धमाके किए और पाकिस्तान को रहती दुनिया तक अल्लाह ताला के फजलो करम से एटॉमिक पावर बना दिया, एटमी ताकत बना दिया, तो तब भी इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। अचानक एक दिन सो के उठे होंगे बरतानिया में तो पता चला होगा कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बन गया है। आपको किसने हक दिया है कि जिस एटमी पाकिस्तान के लिए सियासतदानों ने कुर्बानी दी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी, उसकी कीमत सियासी चुकाई, नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी, उसकी सियासी कीमत चुकाई, और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने कुर्बानियां दी। आपको किसने हक दिया है कि आप उस एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में आज जबान भी खोलें, अपनी गंदी जुबान से पाकिस्तान का और एटॉमिक प्रोग्राम का नाम भी लें? और फिर कहा कि फौज सही फैसले करे वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज तबाह हो जाएगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? हमने भी अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद की है, लेकिन सिर्फ तनकीद मस्बत की है, इसलिए की है कि अगर कोई लाइन क्रॉस हो रही थी तो उसकी निशानदही की है ताकि उन पर उंगलियां ना उठें। अपने इक्तदार के लिए नहीं की, अपनी जात के लिए नहीं की, बल्कि अपनी जात को मुसीबतों मुश्किलों में डालकर वो एक सिमत दुरुस्त करने के लिए की है। और आप उनको कह रहे हैं सही फैसले करें वरना आप तबाह हो जाएंगे। सही फैसले आपकी नजर में क्या है? क्या आरटीएस बिठाएंगे तो ठीक बात है? क्या है सही फैसले आपकी नजर में? आरटीएस बिठाना सही फैसला है? आप अपने अलावा पूरे पाकिस्तान को जेल में डाल देना सही फैसला है? मुखालिफिन से इंतकाम लेना सही फैसला है? आपके इक्तदार को दवाम देना सही फैसला है? आपके मुखालिफिन को मारना सही फैसला है? आप इकॉनमी की, पाकिस्तान की मईशत की, गरीबों की, हर चीज की आप तबाही करें, उस पर खामोशी इख्तियार करना सही फैसला है? आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया के ममालिक से लड़ा दें अपनी बेवकूफियों की वजह से और अपनी नालायकी की वजह से, और उस पर चुप साध लेना सही फैसला है? या अगले इलेक्शन की जो आप धांधली का प्रोग्राम बना रहे थे और उस पे जो आपने इदारे पे जो खतरनाक हमले किए उस पे चुप साध लेना सही फैसला है? और वो आइन का साथ दे रहे हैं तो वो गलत फैसला है, इमरान खान का साथ दें तो वो सही फैसला है? जो सिपा सलार है पाकिस्तान की फौज का, वो जब आपकी हुकूमत में आपके साथ खड़े थे तो तब वो अजीम सिपा सलार थे, और आज वो आपके साथ नहीं खड़े क्योंकि आपने जो तबाही पाकिस्तान की है उसका बोझ उन्होंने अपने सर से उतार फेंका। और अगर मुल्क की खातिर वो आईन पाकिस्तान के साथ खड़े तो आज वो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। जब आपने आईन तोड़ा तो अदलिया ने 12 बजे रात को अदालत खोली और आपके खिलाफ फैसला आया, आपकी आईन शिकनी के खिलाफ फैसला आया। उस वक्त रोज रोना धोना की अदालतें अच्छी हैं, अच्छी नहीं हैं, 12 बजे मेरे लिए क्यों खुली, मैंने क्या किया? भाई आपने आईन तोड़ा था, उसके जजा में आपके गले में हार डालने नहीं बनते। और आज आप उनसे कह रहे हैं, उनको सियासत में घसीट रहे हैं अदलिया को कि मेरा लॉन्ग मार्च नहीं हो पा रहा तो मेरी मदद करो और मेरा लॉन्ग मार्च कराओ। मैं आपको ये कह देना चाहती हूं कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की सरहदों की रखवाली है। और अगर आपने अपनी गंदी सियासत की खातिर, अपनी कुर्सी की हवस की खातिर अगर आपने उनको सियासत में घसीटने की कोशिश की या आपने उन पर अटैक किया तो आपको सबसे पहले इन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से निपटना होगा। जो शहीदों ने खून बहाया है, जो गाजियों ने खून बहाया है, पाकिस्तान के अफवाज के बेटों ने खून बहाया है, और जो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों ने अपना खून दिया, हम उसको तुम्हारी गंदी सियासत की नजर नहीं होने देंगे। तो तुम, और इस सब में इमरान खान के साथ शामिल है एक चैनल जिसका नाम ARY है,
जिसने इमरान की गंदी सियासत को, अदारों पर हमले को, पाकिस्तान पर हमले को जिसने सपोर्ट किया, जिसने इस इंतशार में उसका साथ दिया, जिसने इस फितना फैलाने में उसका साथ दिया, जिसके एंकर्स ऊपर से लेकर नीचे तक सवाए एक या दो के उन्होंने सीधे हमले किए हैं इदारों के ऊपर, वो ARY चैनल भी उतना रिस्पॉन्सिबल है जितना रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है। तो पाकिस्तान को अपनी सफों में खड़े दुश्मनों को पहचानना चाहिए। और आपके फितने से बचा कौन है? मुझे सिर्फ आप ये बात बताएं कि कोई एक ऐसा शख्स मुझे बता दें जिसके साथ इमरान खान ने वफा की हो, जिसके साथ इमरान खान ने कोई ताल्लुक निभाया हो, जिसको इमरान खान ने धोखा ना दिया हो। आप उनके वालिदैन से शुरू हो जाएं, उनकी बीवियों से शुरू हो जाएं, उनके बच्चों से शुरू हो जाएं, उनके दोस्तों से शुरू हो जाएं, उनके मोहसिनों से शुरू हो जाएं, एस्टैब्लिशमेंट से शुरू हो जाएं, अदलिया से शुरू हो जाएं। उनके कारकुनों पर बात आएगी, कारकुनों को भी धोखा देकर चले गए, अपनी पार्टी को धोखा देकर चले गए। वो इंतजार करते रहे ये बनी गाला गिरफ्तारी के डर से और राना सनाउल्लाह के डर से वापस भाग गए। ये कैसा इनकलाब था जो राना सनाउल्लाह के डर से घरों से निकला ही नहीं, दुबक के बैठा रहा। खुशी है मुझे कि आवाम ने इस फितने और फसाद और इंतशार को पहचान लिया। कोई ऐसा शख्स है, दुनिया में ऐसा शख्स नहीं होगा जो आपके धोखे से महफूज होगा, जिसको आपने धोखा नहीं दिया। 35 पंक्चर से आप शुरू हो जाएं, 1 करोड़ नौकरियों की बात होगी, 50 लाख घरों की बात होगी, 3 दिन में, 9 दिन में, 12 दिन में, 3 साल में पाकिस्तान में तब्दीली लाने की बात होगी। लॉन्ग मार्च, फेल्ड लॉन्ग मार्च की बात होगी कि मेरा जहाद है, मैं निकल रहा हूं। वो लोगों ने देखा वो जहाद हेलीकॉप्टर में लटका हुआ था इतनी देर। तो कौन है जो आपके धोखे से, आपके शर से बचाए पाकिस्तान के अंदर? कोई नहीं है। और अब आपने अपनी तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर लिया, पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की तरफ कर लिया, पाकिस्तान की जो है वो सालमियत की तरफ कर लिया, पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कर लिया। कल पढ़े जरा जो डिसेंट नोट आया है जस्टिस याहिया आफरीदी का, उन्होंने आपका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया और उन्होंने बहुत सारे लोगों को आईना दिखाया है। वो आपके खिलाफ वो डिसेंट नोट नहीं है, वो आपके खिलाफ चार्ज शीट है कि हाँ, आपने अदालत उज़्मा की हुक्म अदूली की, आपने उसके ऑर्डर्स की वायलेशन की, आप खुद जानते बूझते आप डी चौक में अपने कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद डी चौक में अपने कारकुनों को पहुंचने की हिदायत देते रहे मुसलसल, मीडिया पे सब दिखाए। उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि एम्पल एविडेंस मौजूद है कि ये सारा शर आपका फैलाया हुआ है। और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने अपनी ज़हनी बीमार ने, किसी ने अपना बदला जो है वो इस तरह से आग लगा कर लिया हो, पाकिस्तान को आग लगा कर लिया हो कि मेरी हुकूमत नहीं है तो मेरा घर जल जाएगा, पाकिस्तान को आग लग जाएगी, अल्लाह ना करे। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी सियासी जमात ने ये दरख्त जलाए हों, किसी ने ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई हो। इतनी तकलीफ है आपको इक्तदार खो जाने की? तो हमने तो कई दफा इक्तदार खोया, अल्लाह ताला के अवाम ने फिर इक्तदार दिया। आपकी क्या सियासी जद्दोजहद है? आपको तो पता ही नहीं सियासत कहते किसको है, जद्दोजहद कहते किसको है। आपकी सारी सियासत तखरीबकारी है और इस तखरीबकारी का रास्ता पूरी कौम को मिलकर रोकना होगा, वरना ये तखरीबकारी पाकिस्तान को खुदा न खास्ता खराब और तबाह और बर्बाद करके रख देगी। जो शख्स इक्तदार में रहते हुए पाकिस्तान की तबाही था, बर्बादी था, और अचानक आज उनको याद आ गया, 4 साल के बाद नींद खुल गई, 4 साल के बाद अचानक होश आ गया कि जी डॉलर ऊपर चला गया है, आलू प्याज टमाटर के रेट बढ़ गए हैं। ये वही शख्स है जो जिसके पास इक्तदार था, कुर्सी थी, ताकत थी, एक पेज की ताकत थी, हर इदारा इसके साथ खड़ा था। इसको किसी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सो मोटो नोटिस नहीं लिया, इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। इसके पास फुल अथॉरिटी भी थी, इख्तियार भी था, वक्त भी था, और वो पीस ऑफ माइंड भी था कि अगर ये चाहता तो कौम की तकदीर बदल सकता था। लेकिन
اس وقت کیا بات ہوتی تھی؟ ڈالر ایک یہ واحد شخص ہے 75 سال میں جس اکیلے کے 3.5 سال میں ڈالر جو ہے وہ 80 روپے تک پہنچ گیا، یعنی کہ 80 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی اور روپے کی قیمت گر گئی. اور آج آپ کو روپے کی قیمت یاد آ رہی ہے کہ جب روپے کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی ہوتی ہے، پاکستان تباہ ہوتا ہے. اور اپنے دور حکومت میں جب آپ اختیار میں تھے، اقتدار میں تھے، اس وقت آپ کیا کہتے تھے کہ او ہو میں تو صبح بنی گالا میں سو کے اٹھا تو مجھے پتا چلا، ٹی وی سے پتا چلا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. اس وقت آپ کہتے تھے کہ میں یہاں پر آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا. تو آج آپ کو اچانک آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ یاد آ گئے؟ آج آپ کو لوڈ شیڈنگ یاد آ گئی ہے؟ تو قوم کو یہ بتاؤ کہ لوڈ شیڈنگ آج تمہاری وجہ سے. پی ایم ایل این وہ حکومت ہے جس نے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 2-3 سال میں زیرو لوڈ شیڈنگ پہ لے آئی. نئے منصوبے لگائے. لوگوں کو بتاؤ کہ وہ جو ہائیڈل پہ اور کوئلے سے چلنے والے پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں ان سے چلنے والے جتنے سی پیک کے پروجیکٹس تھے 3000 میگا واٹس کے، وہ تم نے بند کر دیے کیونکہ تمہیں کسی کے کہنے پہ سی پیک کے پروجیکٹس کو تمہیں بند کرنا تھا. تم کسی ایجنڈا پہ تھے. اور اس کے بعد تم نے ٹائم پر ایل این جی نہیں منگوائی. تم نے آئی پی پیز کو پیمنٹس نہیں کی جس کے وجہ سے آج پاکستان میں اتنی بری لوڈ شیڈنگ ہے. ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو وقت لگے گا. پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ سارے پیسے جو ہے نا وہ فراگوگی سے جو بنی گالا تک سیدھی مال گاڑی چلتی تھی نا اس کے بند ہونے کی تکلیف ہے آج عمران خان کو کہ وہ جو مفت کی پیسہ لگا ہوا تھا وہ بند ہو گیا. آج اقتدار جانے کی تکلیف ہے آپ کو. تو یہ جو لمبے پریسز آپ کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں جس میں عوام کے اچانک مسائل آپ کو یاد آ گئے ان کی نشاندہی کرتے ہیں، تو اس کی آخر میں یہ بھی بتایا کرے لوگوں کو کہ ان تمام مسائل کا جو جڑ ہے اس کا نام ہے عمران خان. یہ تمام مسائل جن کا آج میں ذکر کر رہا ہوں ان سب کا ذمہ دار ہے عمران خان. وہ بھی بتایا کرے ذرا لوگوں کو. تو میں میڈیا سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہ اب اسٹیبلش اگر چیز ہو گئی ہے کہ یہ شخص فتنہ چاہتا ہے، شر پھیلانا چاہتا ہے، اگر یہ شخص فساد چاہتا ہے، انتشار چاہتا ہے، اس کے اپنے بچے تو باہر بیٹھے ہوئے، لوگوں کے بچے مروا رہے ہیں، اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے. یا تو کہو لوگوں کو کہتا ہے تمہارے بچے باہر ہیں، اس کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کے بچے باہر ہیں تو اس کے بچے کیا فیصل آباد میں یا میاں والی میں فصلیں لگا رہے ہیں؟ اس کے لوگوں کے بچے مر رہے ہیں. لوگوں کو یہ فساد کے نام پر جہاد کا سبق دے رہے اور اپنے بچے باہر بٹھا کے رکھے ہوئے. لوگوں کے بچے فالتو آئے ہوئے. عوام کے بچے ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہیں، ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں. میں تو نواز شریف کی بیٹی ہوں، میں ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں، میں اڈیالہ جیل میں رہ کے آئی ہوں. میں نے 5 سال عمران کے اقتدار کا اس کے انتقام کا سامنا کیا. لاؤ اپنے بچے ذرا. تمہیں تو ابھی ہاتھ بھی نہیں لگے، ابھی تو قانون حرکت میں نہیں آیا تمہارے، تم تو ابھی تک لاڈلے ہو. تو میں میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ خدارا ایک ذہنی مریض، نفسیاتی مریض کے جو تقریریں ہیں، پاکستانی قوم کو جو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہے، اینارکی پھیلانے کی کوشش ہے، انتشار پھیلانے کی کوشش ہے، فتنہ پھیلانے کی کوشش ہے، برائے مہربانی ان تقریروں کو دکھانے سے اجتناب کریں. اور پھر میں پاکستان کے تمام دانشوروں کو، اوپینین میکرز کو، اوپینین لیڈرز کو، خواتین کو، حضرات کو، انٹلیکچوئلز کو، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو یہ بات آج کہنا چاہتی ہوں، اسپیشلی پاکستان کی ینگر جنریشن کو، چاہے وہ تحریک انصاف کے سپورٹرز ہوں یا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے سپورٹرز ہوں. میرے ساتھ کھڑے مت ہوں، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے مت ہوں. خدارا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بھلے میری سپورٹ نہ کریں، گورنمنٹ کی سپورٹ نہ کریں، پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ موقع ہے کہ ہم سب کو اپنے ملک کو بچانا ہے اس فتنے سے، اس شر سے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ موقع لوز کر دیا تو مشکلات ہو جائیں گی پھر. جی نیب کے چیئرمین کی مدت ختم ہو رہی ہے اور پہلے بھی آپ نے نیب کا چیئرمین لگایا تھا اور بعد میں آپ بہت پچھتاتے رہے، تو اس پر کیا احتیاطی تدابیر کریں گی نئے نیب کے چیئرمین کی تقرری؟ دیکھیں میں تو نہیں پچھتائی، جس نے ظلم کیا پچھتا تو وہ رہا ہے. آج ان کو اپنی فیس سیونگ کی فکر ہے، ان کو سیف ایگزٹ کی فکر ہے. مجھے تو کوئی فکر نہیں، میں تو آپ کے سامنے کھڑی ہوں. مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. یہ جتنا انہوں نے 4 سال میں اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے
اور 4 साल में इक़्तिदार से निकलने के बाद जितना इमरान खान को बोलने का मौका मिला है, कौम को पता चल गया कि इसके दिल में और इसकी ज़बान पे क्या गलाजत है। हाथ में तस्बीह है, मुंह में गलाजत है, मुंह खोलता है तो गलाजत टपकती है। तो जो इमरान खान ने जिसको मोहरा बना के यूज़ किया अपने सियासी मुखालिफिन के लिए, पछताना उनको चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं पछता रही, मैं तो अल्लाह ताला के फजलो करम से सुरखरू होकर आपके सामने खड़ी हूँ। 4 साल से मैं इस अदालत में आ रही, मुझे कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक अल्लाह ताला का शुक्र है कि पहचान हो गई गलत और सही की। जी मैम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिन्होंने ये इंकशाफ किया कि उन्हें ISI के लोगों ने मिल के कहा कि इस तरह के फैसले दें, इस तरह के फैसले दें, और पहली दफ़ा हिस्ट्री में किसी जज को समरी ट्रायल के जरिए घर भेज दिया गया। मैं जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब मुझे पता है, उनकी अपील में अब हुकूमत जो है वो उनके खिलाफ क्योंकि वो पेश होगी, तो अब मौजूदा हुकूमत क्या उनके खिलाफ वहाँ अटॉर्नी जनरल को पेश करेगी? मैं हुकूमत से ज़रूर बात करूंगी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ देने से इज्जत बढ़ती है, इज्जत में कमी नहीं आती। इंसाफ ना देने से इज्जत में कमी आती है। जी ये बताइएगा कि आपने खबर दी है और ये इत्तलात मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ में डिफेक्शन आने वाला है। जो पहले किस थी, मैंने आपकी ट्वीट पढ़ी थी आज। इत्तेमाद से पहले डिफेक्शन आने वाला है, इत्तलात है मौजूद है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी जमात के साथ तो PTI के जो बड़े नाम हैं, जो नाम बड़े हैं इस वक्त, वो राब्ते में है, हाँ या ना में तस्दीक कर सकती है? जी राब्ते में है। मैं गलत बयानी नहीं कर सकती। बहुत बड़ी तादाद राब्तों में, स्पेशली लोग इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते और वो समझते हैं कि ये मैं आपको कोट अनकोट बता रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान के झूठे ख़त वाले बयानिए ने, पहले इमरान खान की नालायकी ने, नाअहली ने जो मईशत का हाल किया, उससे हमारी तबाही हुई। उसके बाद जब हम हुकूमत से निकले तो जो इसने झूठे ख़त का, इंटरनेशनल साजिश का ये बयानिया बनाया, उससे जो जमात को नुकसान हुआ, उससे जो हमें सियासी नुकसान हुआ, उसके वजह से हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। और इस ताबूत में आखिरी कील जो है वो कल इमरान खान साहब ने खुद ठोंक दी है, जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 3 टुकड़े कहकर हमला किया, पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बात की, जब उन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया। तो इस पाकिस्तान दुश्मनी के साथ ना कोई खड़ा होगा, ना खड़ा होना चाहिए। ये इमरान खान का ज़ाती बोझ है, ये उसका ज़ाती गंद है। इसको किसी को भी, चाहे वो तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो, अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इससे किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, बल्कि इस किस्म की सियासत को हमेशा के लिए खैराबाद कहना चाहिए। मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसका नोटिस लें, सख्ती से नोटिस लें, और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। इस किस्म का जो तखरीब कार है, अगर उसको बोलने की आज़ादी होगी तो वो इस मुल्क में नफरत के बीज बोएगा। जिसका जो मुल्क हमारा है, हमारे बच्चों ने यहाँ पे रहना है, मैंने यहाँ पर रहना है, आप सब ने यहाँ पे रहना है, आप सब ने अपने बच्चों को यहाँ रखना है। तो इस मुल्क की जो जिम्मेदारी है वो हम सब के ऊपर है। जी बस। नैब का चेयरमैन कैसा होना चाहिए? नैब का चेयरमैन ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमें किसी से इंतकाम नहीं लेना, हमने किसी के ऊपर झूठे केसेस नहीं बनाने, हमने किसी को सिर्फ इसलिए उठाकर बंद नहीं करना कि वो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे कर रहा है, जुलूस कर रहा है, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़, मेरी नालायकी और नाकामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। नैब का चेयरमैन एक ऐसे शख्स को होना चाहिए जो मेरिट पे फैसला करे। अगर केस में दम है, वो कहते हैं ना कि जो पहले कहते थे हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो उल्टा था, वो फेस देखते थे, केस नहीं देखते थे। तो अब हमें एक ऐसा नैब का चेयरमैन चाहिए जो फेस ना देखे, केस देखे। और अगर केस में दम है, अगर करप्शन की है, अगर फराह गोगी ने मुल्क को लूटा है और उसका सारा माल जो है वो पिंकी पीरनी को पहुंचाया है, तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए। ये कौम का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। बहुत शुक्रिया।